हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह शेखावत स्वास्तिक नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पेप्टिक अल्सर एंड उसके जो सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी कि डंपिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था। आज मैं दोस्तों उन्हीं टॉपिक से रिलेटिंग पेप्टिक अल्सर एंड डंपिंग सिंड्रोम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज़ आपको कराऊंगा, जिसमें कुछ इजी बेस क्वेश्चन भी हैं, कुछ मीडियम बेस क्वेश्चंस भी हैं और कुछ हार्ड बेस क्वेश्चंस भी हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि डंपिंग सिंड्रोम और पेप्टिक अल्सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव नर्सिंग की होती है उसके अंदर क्वेश्चंस इनके अंदर से देखा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनोदर टर्म्स यूज फॉर डंपिंग सिंड्रोम। इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट है रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ऑप्शन सेकंड है क्विक एम्प्टिंग, ऑप्शन थर्ड है स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड ऑप्शन फोर्थ है स्लो इंटेस्टाइनल फीलिंग्स। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइमर लगाता हूँ। 10 सेकेंड्स के अंदर आप इसका आंसर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जिसका आंसर भी आप मोस्टली जानते हो कि रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक एल्सो कॉल्ड डंपिंग सिंड्रोम। तो क्या होता है, डंपिंग सिंड्रोम को ही अनोदर टर्म के अंदर हम क्या कहते हैं, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक कहते हैं, रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ए पेशेंट हैज ए डंपिंग सिंड्रोम, which of the following statements from the patient indicates a need for further education? ऑप्शन 1 है I should eat frequent small meals, ऑप्शन B I should avoid laying down after meals, ऑप्शन C I should avoid dairy products, ऑप्शन D I should restrict fluid intake during my meals। दोस्तों, टाइमर स्टार्ट होता है आपका 10 सेकेंड्स का। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, आई शुड अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर मील्स। तो दोस्तों, इसका मैंने आपको क्लाइंट एजुकेशन के अंदर भी बताया था। जब डंपिंग सिंड्रोम की क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद लाइंग डाउन या लेटने के लिए उसको एडवाइज किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी में क्या है, अवॉइड लाइंग डाउन, तो इसका मतलब अवॉइड हम लाइंग डाउन को नहीं करते हैं। खाना खाने के बाद पेशेंट को लेटने के लिए, लाइंग डाउन के लिए एडवाइज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग क्या होती है, डिले करने के लिए, या गैस्ट्रिक जो एम्प्टिंग की जो कंडीशन पेशेंट के अंदर जिसको हम डंपिंग सिंड्रोम कह रहे हैं, तो वो क्या होती है, लेटने के बाद या कुछ समय तक पेशेंट लेटता है तो उसके बाद क्या होती है, उसमें डिले हो जाती है। कह सकते हैं डायरेक्टली पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, पेशेंट के अंदर कम होंगे, और जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट पेशेंट के अंदर कम होंगे, तो इसका मतलब कि डायरेक्टली पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग क्या होगी, डिले हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर ए फीमेल पेशेंट फॉलोइंग ए बिलरोथ सेकंड प्रोसीजर, which post-operative order should the nursing officer questions and verify? ऑप्शन फर्स्ट है लेग एक्सरसाइज, ऑप्शन सेकंड है अर्ली एम्बुलेशन, ऑप्शन थर्ड है इरिगेटिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑप्शन फोर्थ है कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, इरिगेटिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, बिकॉज इरिगेशन ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कॉज ब्लीडिंग। रिमेनिंग ऑप्शन देखते हैं, लेग एक्सरसाइज,
बिलरोज सेकंड प्रोसीजर के बाद अर्ली एम्बुलेशन भी पेशेंट को कराया जाता है, जिससे पेशेंट की यूरिन आउटपुट मेंटेनिंग होने में हेल्प होती है। और उसके अलावा कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करवाई जाती हैं, क्योंकि पेशेंट के अंदर मोस्टली जो सर्जरीज होती हैं उसके बाद डिस्निया कंडीशन देखी जाती है, और इसी वजह से कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कराई जाती है। ओनली इरिगेशन ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या होता है करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और जो क्या करता है ब्लीडिंग को कोज कर सकता है, इसलिए क्या होता है इरिगेशन ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नहीं कराया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैशिंग इरेगुलर हार्ट रेट एंड डिजीनेस आर द विच सिम्टम्स ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। इसके बारे में डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि कोई पेशेंट उसके अंदर फ्लैशिंग कंडीशंस हो रही है, इरेगुलर हार्ट रेट हो रही है, या डिजीनेस की कंडीशन उसके अंदर हो रही। डिजीनेस क्या होता है, टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो ये कंडीशन सिम्टम्स पेशेंट के आ रहे हैं और पेशेंट डंपिंग सिंड्रोम का है, तो उसमें इस तरह के सिम्टम्स को हम किस नाम से जानेंगे या किस नाम से उनको हम बोलेंगे। तो उसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर पल्मोनरी, ऑप्शन बी के अंदर कार्डियोवेस्कुलर, ऑप्शन सी है साइकोलॉजिकल, ऑप्शन डी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कार्डियोवेस्कुलर। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जब सिम्टम्स बताए थे डंपिंग सिंड्रोम के, तो उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन होती है, उसमें दो तरह के सिम्टम्स क्या होते हैं डेवलप होते हैं। एक तो वेसोमोटर सिम्टम्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन में पूछे गए सिम्टम्स जैसे फ्लैशिंग कंडीशंस है, इरेगुलर हार्ट रेट की कंडीशंस है एंड डिजीनेस की कंडीशंस है, ये सारे सिम्टम्स कौन से वेसोमोटर सिम्टम्स हैं। और वेसोमोटर सिम्टम्स को हम कार्डियोवेस्कुलर सिम्टम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो सिम्टम्स वेसोमोटर सिम्टम्स होते हैं वो या तो ब्लड वेसल्स की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं या फिर कार्डियक फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको आप कह सकते हो ऑप्शन बी क्या होगा राइट होगा कार्डियोवेस्कुलर, या जिसको आप वेसोमोटर सिम्टम्स भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द पेशेंट रिसीविंग डिजिटलिस ओरली एंड इज एल्सो रिसीव एन एंटासिड्स एट द सेम टाइम एज ए नर्सिंग ऑफिसर योर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी। मतलब क्वेश्चंस कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसने जो कार्डिक ड्रग होता है डिजिटलिस ओरली उसने एडमिनिस्टर किया है, और उसी सेम टाइम क्या होता है उसको एंटासिड रिसीव कराया जा रहा है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे होगी या हमारा क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन वहाँ पे होगा। तो ऑप्शन ए है डिले द डिजिटलिस 1 to 2 hours until the antacid is absorbed। सेकेंड ऑप्शन है गिव द एंटासिड एट लीस्ट 2 to 4 hours बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिजिटलिस। ऑप्शन थर्ड है कॉन्टेक्ट द फिजिशियन रिगार्डिंग अ ड्रग इंट्रैक्शंस एंड रिक्वेस्ट ए चेंज इन द टाइम ऑफ डोजिंग ऑफ ड्रग्स। ऑप्शन फोर्थ है एडमिनिस्टर बोथ मेडिकेशंस है ऑर्डर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स इन द नोट्स। इसका राइट आंसर होगा सी कॉन्टेक्ट द फिजिशियन रिगार्डिंग द ड्रग इंट्रैक्शंस एंड रिक्वेस्ट ए चेंज इन द टाइम ऑफ डोजिंग ऑफ ड्रग्स। दोस्तों सी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि जो डिजोक्सिन क्या होता है कार्डियक ड्रग्स होता है, और उसके साथ अगर एंटासिड्स को एडमिनिस्टर किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं डिजिटलिस का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है एंटासिड्स होते हैं वो डिजिटलिस या इस तरह के कार्डियक ड्रग्स के साथ नहीं दिए जाते हैं। और बाकी जो ऑप्शन जैसे ऑप्शन ए में डिले द डिजिटलिस कहते तो एंटासिड तो दे रहे हैं तो उनको
पूरी तरह से नहीं दिया जाना चाहिए डिजिटलिस्ट के साथ एंटासिड को। ऑप्शन बी कह रहा है कि गिव द एंटासिड एटलीस्ट 2 to 4 आवर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटली, कि पहले एंटासिड दे देते हैं फिर उसके बाद डिजिटलिस्ट, उसके बाद कुछ घंटे बाद में पेशेंट को दे देंगे, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेट बोथ मेडिकेशन एज ऑर्डर एंड डॉक्यूमेंट इन द नोट्स, तो बोथ मेडिकेशन हम किसी भी कंडीशन में साथ नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी तीनों रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली डंपिंग सिंड्रोम ड्यू टू ऑप्शन फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ हाइपरटोनिक कंटेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन डायरिया, ऑप्शन थर्ड रिड्यूस गैस्ट्रिक कैपेसिटी, ऑप्शन फोर्थ वेजोटोमी। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ हाइपरटोनिक कंटेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों मैंने डंपिंग सिंड्रोम का जो वीडियो था उसके अंदर आपको बताया था कि जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम है उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइपरटोनिक कंटेंट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर कह सकते हैं कि मतलब कार्बोहाइड्रेट या शुगर कंटेंट क्या होते हैं ड्यूडिनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ जाते हैं। और वही दूसरा इसके अपोज देखते हैं लेट डंपिंग सिंड्रोम होता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं हाइपर इंसुलिनेमिक कंडीशंस क्या होती है डेवलप होती है, या फिर क्या कह सकते हैं डायरेक्टली रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज की कंडीशंस हो जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डंपिंग सिंड्रोम के उसके अंदर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट डंपिंग सिंड्रोम ड्यू टू ऑप्शन ए एक्सेसिव रिलीज ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन बी फूड बोलस इनटू जेजुनम, ऑप्शन सी रिलीज ऑफ सीरोटोनिन, ऑप्शन डी लोकल इंटेरिक रिफ्लेक्सेज। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर बता चुका हूं, तो इसका आंसर क्या होगा एक्सेसिव रिलीज ऑफ इंसुलिन, या फिर कह सकते हैं लेट डंपिंग सिंड्रोम कंडीशंस के अंदर क्या होता है एक्सेसिव रिलीज ऑफ इंसुलिन होता है, या फिर उसको कह सकते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया की कंडीशंस क्या होती है डेवलप होती है। बाकी सभी और से फूड बोलस इनटू जेजुनम, रिलीज ऑफ सीरोटोनिन एंड ऑप्शन डी लोकल इंटेरिक रिफ्लेक्सेस, सभी ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है एक्सेसिव रिलीज ऑफ इंसुलिन की कंडीशंस क्या होती है लेट डंपिंग सिंड्रोम के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग ए पेशेंट हु अंडरवेंट बिलरोज सेकंड प्रोसीजर, which findings suggest that patient is developing dumping syndrome? Option first flushed dry skin, option B headache and bradycardia, option C dizziness and sweating, option D dyspnea and chest pain. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिजीनेस एंड स्वीटिंग। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसलिए गलत होगा क्योंकि फ्लैशिंग क्या होती है देखी जाती है बट ड्राई स्किन कंडीशन नहीं देखी जाती। ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि ब्रेडिकार्डिया हेडेक दोनों कंडीशंस क्या होती है नहीं देखी जाती है। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि डिस्निया एंड चेस्ट पेन क्या होते हैं डंपिंग सिंड्रोम के क्लिनिकल अपीयरेंस में नहीं देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम्स ऑफ द duodenal ulcer. Option A pain that is relieved by food intake, option B pain radiate down the right arm, option C hematemesis, option D weight loss. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेन दैट इज रिलीव्ड बाय फूड इनटेक, ऑप्शन सी एंड डी हिमेटेमेसिस एंड वेट लॉस दोनों ही क्या होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के साइन है। और ऑप्शन बी रेडिएटिंग पेन न तो डुओडेनल अल्सर से रिलेटिंग है न ही पेप्टिक अल्सर से रिलेटिंग है। तो मैंने पेप्टिक अल्सर
के अंदर गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर को प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उनको डिफ्रेंशिएट किया था। तो उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आप जाके प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हो ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर डिफरेंस है। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि पेन दैट इज़ रिलीव बाय फूड इनटेक क्या होता है, फ्रीक्वेंट सिम्टम्स है ड्यूडेनल अल्सर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन डेवलपिंग प्लान ऑफ केयर फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग डंपिंग सिंड्रोम विच डाइटरी इंस्ट्रक्शन डू यू इंक्लूड इन डाइट। ऑप्शन फर्स्ट है ओमिट्स फ्लूइड विद मील्स, ऑप्शन सेकंड है इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इनटेक, ऑप्शन थर्ड है डिक्रीज प्रोटीन इनटेक, ऑप्शन फोर्थ है डिक्रीज फैट इनटेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओमिट्स फ्लूइड्स विथ मील्स। ओमिट फ्लूइड विथ मील्स का मतलब क्या होता है, ओमिट का मतलब होता है लीव आउट करना या छोड़ना या नहीं लेना। तो मील के साथ फ्लूइड होता है वो पेशेंट नहीं लेता है। अगर फ्लूइड लेगा तो उससे क्या होते हैं, उसके अंदर गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो क्या होती है, रैपिड हो जाएगी। तो इसलिए पेशेंट को एडवाइज किया जाता है कि फ्लूइड को ओमिट किया जाए विथ मील के साथ, मतलब मील के साथ फ्लूइड को नहीं लिया जाए। और उसके बाद ऑप्शन बी इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इनटेक, ऑप्शन सी डिक्रीज प्रोटीन इनटेक और ऑप्शन डी डिक्रीज फैट इनटेक, तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग हैं। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताया आपको कि इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, रैपिड गैस्ट्रिक इम्पटिंग को डेवलप करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक होता है डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशंस में क्या किया जाता है, कम किया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को दिए जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी के ऊपर हम आते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटीन इंटेक डाइट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज नहीं की जाती, उसको इंक्रीज किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी रॉन्ग है। ऑप्शन डी को देखते हैं तो फैट इंटेक होता है वो क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, न कि डिक्रीज। क्योंकि जितने भी जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, फैट, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सारी डाइट्स क्या होती हैं, सूटेबल होती हैं डंपिंग सिंड्रोम कंडीशन से, जिससे क्या होती है, गैस्ट्रिक इम्पटिंग को डिले किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट रिसीविंग फेमोटिडिन। ऑप्शन ए है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन, ऑप्शन बी पोटेंशियल रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सी अल्ट्रेशन इन यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू रिटेंशन, ऑप्शन डी अल्ट्रेशन इन टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हेमोटिडिन होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को डेवलप करती है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन हम किसको कहते हैं, लो प्लेटलेट काउंट और एक कंडीशन ऑफ द डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। तो ये क्या करती है, डायरेक्टली फेमोटिडिन इस तरह कंडीशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन या डिक्रीज प्लेटलेट काउंट की कंडीशन करती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो अगर फेमोटिडिन के बारे में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क टेरी स्टूल्स इंडिकेट्स ब्लीडिंग इन विच लोकेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ऑप्शन ए अपर कोलोन, ऑप्शन बी अपर जीआई ट्रैक्ट, ऑप्शन सी
स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लोअर कोलोन। Right answer is upper GI tract, because duodenum is the part of the upper GI tract and conditions of the dark tarry stool indicates bleeding scenes in duodenal ulcers। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने में सिंगल लाइनर्स लग रहा है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एम्स के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो एक बार तो इसको भोपाल एम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में, और एक बार दिल्ली एम्स ने भी इसको पूछा है, तो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ब्लीडिंग और डायरेक्ट टेरी स्टूल की कंडीशन जो डेवलप होती है वो अपर जीआई ट्रैक्ट से होती है, या फिर डायरेक्टली कह सकते हो ड्यूडिनम पार्ट से होती है, और ड्यूडिनम क्या होता है, अपर जीआई ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ अपर एक्यूट जीआई ब्लीडिंग और हेमरेज व्हाट विल बी नर्सिंग इंटरवेंशन। ऑप्शन फर्स्ट ट्रीटिंग हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन सेकंड ट्रीटिंग हाइपरवोलेमिया, ऑप्शन थर्ड कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग सोर्सेज, ऑप्शन फोर्थ ट्रीटिंग शॉक एंड डायग्नोसिंग द ब्लीडिंग सोर्सेज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रीटिंग हाइपोवोलेमिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि एक पेशेंट है जिसके अंदर एक्यूट अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम क्या बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, जो ब्लीडिंग के मैनेजमेंट्स बताए थे, हेमरेज के मैनेजमेंट बताए थे, तो उसके अंदर क्या बताया था कि जो ब्लीडिंग और हेमरेज क्या करती है, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट करती है, और फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशियंसी या फ्लूइड वॉल्यूम की कमी होने से पेशेंट के अंदर क्या होता है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिया कंडीशन कहते हैं, या जिसको फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हम कहते हैं। तो उसी कंडीशन का मेन जो फोकस होता है एक नर्सिंग ऑफिसर का, उसी कंडीशन के ऊपर फोकस करना होता है कि पेशेंट के अंदर जल्दी से जल्दी क्या करे, हाइपोवोलेमिया कंडीशन या फ्लूइड जो वॉल्यूम डिफिशिएंट हो रही है उसको करेक्ट किया जाए, और जिससे पेशेंट के अंदर क्या होती है, जो ब्लीडिंग और हेमरेज के द्वारा जो फ्लूइड और ब्लड लॉस हुआ है उसकी क्या हो, उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज ए गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर एंड हैज ए गैस्ट्रिक वेगोटोमी, विच फैक्टर इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ वेगोटोमी। ऑप्शन ए पेरिस्टेल्सिस, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक एसिडिटी, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक पीएच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गैस्ट्रिक पीएच, क्योंकि वेगोटोमी की जो कंडीशंस होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, वेगस नर्व को कट डाउन किया जाता है, और वेगस नर्व को कट डाउन क्यों किया जाता है, गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशंस को कम करने के लिए। और गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रेशन कम होता है, इसका मतलब कौन सा जो फैक्टर जो इंक्रीज हो रहा है, तो मीन्स गैस्ट्रिक पीएच की कंडीशन अगर एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज एसिडिटी को डिक्रीज किया जाएगा। एसिडिटी को अगर डिक्रीज कर रही है वेगोटोमी कंडीशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीएच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज अनेबल टू
tolerate oral medication may be prescribed which following proton pump inhibitors to be administered intravenously. Option first lansoprazole, option second pantoprazole, option third omeprazole, option fourth esomeprazole. Right answer is option B, pantoprazole, because pantoprazole is the only proton pump inhibitor that can be administered intravenously. फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और सब्सक्राइब के सामने लगे हुए बेल आइकन्स पर ज़रूर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।